बिना आरजेडी के गठबंधन के, बिना उनका सपोर्ट लिए हम बिहार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनेगी। अब फिर उस समय लालू यादव ठक करके बैठे रहेंगे कि अब क्या करें, किस बेटा को मंत्री बनावे, मौका तो मिला नहीं, जैसे 2009 में नहीं मिला वैसे फिर नहीं मिलेगा। तो लोगों को पता है कि लालू यादव जी कितना अकलियतों का मान सम्मान का ख्याल करते हैं। दूसरी बात है, हमने कहा है स्पष्ट रूप से, मेरे तो बयान आए हैं कि लालू यादव कहीं से सेकुलर नहीं है। लालू यादव ने जब छात्र की राजनीति शुरू किया था तो सुशील मोदी के साथ मिलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सपोर्ट से छात्र संघ का अध्यक्ष बने थे 1973 में। लालू यादव जब 1990 में सरकार बनाए थे तो बीजेपी के विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। और जो कहते हैं कि हमने आडवाणी का रथ रोका, हम जानते हैं इस बात को कि उस समय आडवाणी का रथ एक बड़े षड्यंत्र के तहत रोका गया था। साबुद्दीन लालू यादव को बिहार में सशक्त करने में पूरा योगदान दिए। उनके इंतकाल में, उनके जनाजे में कोई मातम पुरसी करने के लिए भी लालू यादव के परिवार से नहीं गया। तो ये बात साफ तौर पर अकलियतों के बीच में गई है कि लालू यादव सिर्फ मतलब के यार हैं। लालू यादव को किसी समुदाय से लेना देना नहीं, किसी जाति से लेना देना नहीं। लालू यादव सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए हैं। इसलिए अल्पसंख्यकों के बीच में भी वह समर्थन उनका इस चुनाव में नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। उसका सीधा लाभ मिला है कांग्रेस को और इसलिए कांग्रेस दोनों जगह मुख्य संघर्ष में कांग्रेस पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल तो तीसरे स्थान पर है दोनों जगहों पर। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और कल उसका वोटिंग है। हमारे साथ है बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा। और इनसे मेरा सवाल है कि जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है कि ये असमंजस बनी हुई है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, किस तरह से बाजी मारेंगे आप? कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कोई असमंजस नहीं है, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा संबंध आरजेडी से टूट चुका है, गठबंधन में हम नहीं हैं। वो अपना उम्मीदवार खड़ा किए हैं, हम अपना उम्मीदवार खड़ा किए हैं। हमने अपना प्रचार किया है, उन्होंने अपना प्रचार किया है। ये तो जदयू का गलतफहमी फैलाने का अप्रोच है कि इन दोनों में मिली भगत है और ये लोग मिल करके एनडीए का वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। ये सरासर झूठ है। हमारी लड़ाई ये आर पार की लड़ाई है और जैसा प्रभारी भक्तचरण दास जी ने कहा है कि हम आगे कभी भी आरजेडी के साथ कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे। हम अपने रास्ते जाएंगे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो उस पर सारी सीटों पर हम लड़ेंगे, चाहे 2025 का विधानसभा चुनाव हो उसमें 243 सीटों पर हम खुद लड़ेंगे। इसलिए कोई असमंजस नहीं है, स्थिति स्पष्ट है, लड़ाई सीधी है। लेकिन अनिल सर, एक लालू प्रसाद यादव खुद अब सामने आकर के निजी चैनल से ये बातचीत करके कहा था कि मेरी सोनिया जी से बात हो रही है और बात आगे भी होती ही रहती है उनसे। बिहार में जो छोटमुहिया जो नेता हैं वो इस तरह का बयान देते हैं, तो एक तरह से कहा जाता है कि पहले भगचोंधर शब्द, अब छोटमुहिया नेता। देखिए, ऐसा है कि सोनिया जी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक रूप से इसके पहले से आरजेडी कई बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहा है, अलग हुआ है, फिर जुड़ा है, अलग हुआ है। तो निजी तौर पर हो सकता है लालू प्रसाद जी ने बात खुद किया होगा या मैडम ने खुद बात किया होगा, ये तो 2 लोगों के बीच की बात है। लेकिन उस निजी बातचीत को अगर ऐसा हुआ भी है तो लालू प्रसाद ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसको प्रचारित किया। अगर सोनिया जी से चुनाव के संदर्भ में कोई बात हुई होती तो सोनिया जी ने, उन्हीं के आदेश से तो पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो सोनिया जी ने उनके कहने से उम्मीदवार वापस लेने का फैसला कर लिया होता और अब तक तो अनाउंसमेंट हो जाता कि नहीं, अब कांग्रेस चुनाव से बाहर हो गई, लालू यादव को आरजेडी को समर्थन कर रही है। लेकिन ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो ये तो सिर्फ लालू यादव जी का शिगुफा है, जो सेकुलर मतदाता हैं उनको दिग्भ्रमित करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए। क्या लगता है कि आगे मान लिया जाए उपचुनाव खत्म हो जाते हैं तो आपने कहा कि गठबंधन नहीं है हमारे, तो ये 100% श्योर है कि आगे भी इस तरह की? भाई, लीडरशिप ने, जो हम तो जानते हैं प्रभारी को, प्रभारी सीधे आला कमान को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रभारी ने स्पष्ट कहा है कि हमारा फाइनल है कि उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना है। और संबंध कैसे रखा जाए, क्यों रखा जाए? आरजेडी ने एक गैर ईमानदार पार्टनर का प्रमाण दिया है। आरजेडी ने बराबर कांग्रेस को धोखा दिया है, क्योंकि आरजेडी का अस्तित्व ही इस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस बिहार में कितनी कमजोर रहती है। क्योंकि कांग्रेस जब मजबूत होगी
तो स्वाभाविक रूप से आरजेडी का कहीं अता पता नहीं रहेगा। और यह तो देखा गया था 2010 में, 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2010 के विधानसभा चुनाव में, कि जब हमारा वोट परसेंटेज 15 पहुंच गया तो आरजेडी की स्थिति ये हुई कि लोकसभा में 22 सीटों से घटकर 2009 में आ गए थे 4 पर, और 2010 में तो 22 सीट इनको मिला था असेंबली का। खुद राबड़ी देवी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, जो उनकी खुद धर्मपत्नी हैं, उनको उन्होंने खुद अपने वर्चस्व के इलाके से खड़ा किया था 2-2 सीट से। वह था सोनपुर, वह था उनका राघोपुर, और दोनों लालू जी उस समय जेल में नहीं थे, 2010 में तो बाहर थे। उन्होंने बिल्कुल एड़ी चोटी एक किया, पसीना बहाया, और उनकी अपील पर भी वहाँ पर उन्हीं के बिरादरी के मतदाता थे, यादव लोग ही ज़्यादा वहाँ थे, उन्होंने ठुकरा दिया। तो लालू यादव जी जो इस तरह की बात करते हैं कि वो अनबिटेबल लीडर हैं, उनसे ज़्यादा सशक्त बड़ा जन नेता कोई नहीं है, ये तो उसी समय प्रमाणित हो गया। तो मेरा मानना है कि आरजेडी ने एक तरह से पॉपुलर सपोर्ट बिहार में खो दिया है। आम जनमानस में आरजेडी की छवि जन विरोधी बनी है। एक सेक्शन में कहीं हो सकता है कुछ खास लोग जो उनसे लाभान्वित रहे हैं या जिसको लाभान्वित होने की उम्मीद है, वो लोग हो सकता है उनको मानते होंगे कि यही बिहार के उद्धारक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तो देखा है जो 90 से सत्ता में आए, ना तो 95 में स्पष्ट बहुमत उनको मिला उनके नेतृत्व में, ना ही 2000 में मिला, 2005 में तो सत्ता से बाहर ही चले गए, 2000 तो कांग्रेस के साथ वो जुड़ते हैं तो लाभ उनको होता है, हमें नुकसान होता है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि लीडरशिप का ये फैसला सोचा समझा है। जिस तरह से यूपी में कांग्रेस अकेले कई चुनाव से लड़ रही है, और आज स्थिति है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस वहाँ एक सशक्त ताकत के रूप में उभरी है। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि इस बार देखिएगा 3 महीने के बाद जो चुनाव होगा, वहाँ अखिलेश तीसरे नंबर पर होंगे और सीधी लड़ाई वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगी। वही स्थिति बिहार में होगी। अभी से जो हमारा फैसला है 2024 में आरजेडी के बिना, जिस तरह से 2009 में राष्ट्रीय जनता दल के बिना केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, उसी तरह से बिना आरजेडी के गठबंधन के, बिना उनका सपोर्ट लिए हम बिहार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनेगी। अब फिर उस समय लालू यादव ठक करके बैठे रहेंगे कि अब क्या करें, किस बेटा को मंत्री बनावे, मौका तो मिला नहीं, जैसे 2009 में नहीं मिला वैसे फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, कल के जो वोटिंग होने हैं, क्या आप ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैं तो ये कुशेश्वर स्थान में था। कुशेश्वर स्थान में सीधी लड़ाई हमारी है जदयू के साथ। वहाँ राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पर है, क्योंकि वहाँ पिछली बार मात्र 6000 के आसपास वोटों से हम हारे थे, है ना। वहाँ जो हमारा उम्मीदवार है उसके परिवार का वहाँ पुराना संपर्क है। उसके दादाजी उस कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते थे, उसके पिताजी करते थे, और वो अभी नौजवान लड़का विदेश से पढ़कर आया है और आया है जन सेवा करने के लिए। वहाँ जो दोनों उम्मीदवार है, जदयू का और राजद का, दोनों विवादित है, दोनों स्थानीय स्तर पर अलोकप्रिय है। उसके पास, उन दोनों उम्मीदवारों के पास जो भी स्ट्रेंथ है वो पार्टी का स्ट्रेंथ है, अपने व्यक्तित्व की कोई ताकत नहीं है। जबकि हमारे पास पार्टी का गुडविल है, जनता का समर्थन है, और उम्मीदवार की निजी छवि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि वहाँ तो सीधा चुनाव हम लड़ रहे हैं जदयू के साथ और जीतेंगे हम। वहाँ जदयू नहीं जीतेगा। जहाँ तक तारापुर का सवाल है, जो हम गए नहीं हैं, लेकिन मुझे जो खबर मिली है पार्टी के साथियों के द्वारा कि वहाँ कीन कंटेस्ट है, 5-7 हज़ार वोटों के बीच में तीनों पार्टियों का रस्साकसी है। वह इसलिए हम आशान्वित हैं कि चूँकि इस बार जो परंपरागत लालू यादव वोट अपना बना रखे थे अल्पसंख्यकों का, उस वोट में बहुत ही रॉन्ग मैसेज गया है। यह गया है कि लालू यादव कहीं भी अकलियत, अल्पसंख्यकों, मुस्लिम भाइयों का हित नहीं देखते रहे हैं। ताज़ा उदाहरण उनका है 2015 का, जब सरकार बनी थी महागठबंधन की और मौका मिला था एक सीनियर लीडर को, अब्दुल बारी सिद्दीकी को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया उन्होंने अपने बेटे को। मतलब अकलियत के लोगों के तुलना में अपने पुत्र को महत्व दिया। और उतना ही नहीं किया, दूसरे नंबर पर जो ओथ हुआ वह भी हुआ उनके बड़े बेटे का, और सिद्दीकी जैसे बड़े नेता का जो शपथ ग्रहण भी हुआ था वो तीसरे नंबर पर हुआ था। ये ह्यूमिलिएटिंग था, ये अपमानजनक था। तो लोगों को पता है कि लालू यादव जी कितना अकलियतों का मान सम्मान का ख्याल करते हैं।
दूसरी बात है, हमने कहा है स्पष्ट रूप से, मेरे तो बयान आए हैं कि लालू यादव कहीं से सेकुलर नहीं है। लालू यादव ने जब छात्र की राजनीति शुरू किया था तो सुशील मोदी के साथ मिलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सपोर्ट से छात्र संघ का अध्यक्ष बने थे 1973 में। लालू यादव जब 1990 में सरकार बनाए थे तो बीजेपी के विधायकों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। और जो कहते हैं कि हमने आडवाणी का रथ रोका, हम जानते हैं इस बात को कि उस समय आडवाणी का रथ एक बड़े षड्यंत्र के तहत रोका गया था। उस समय बीपी सिंह की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, और जनता दल के ही मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी। और बीपी सिंह की जो छवि थी वो ईमानदार छवि थी और कोशिश वो कर रहे थे कि भाई हम कैसे यहाँ पर देश में बेहतर व्यवस्था करें। तो उस समय का जो बड़ा बिजनेस घराना था, सब लोग जानता है, आज कोई दूसरा बिजनेस घराना एक और आया है, लेकिन उसके पहले जो बिजनेस घराना था वो था सबसे इन्फ्लुएंशियल पैसा वाला था। उसके यहाँ इनकम टैक्स का ईडी का रेड बीपी सिंह की सरकार में होने वाली थी। और जब इसकी जानकारी हुई तो बिजनेस घराना चाहता था कि बीपी सिंह की सरकार कैसे गिरवा दी जाए। उसने बीजेपी के नेतृत्व से संपर्क किया। बीजेपी ने कहा कि हमारे पास तो कोई आधार नहीं है कि हम समर्थन वापस लें। हाँ, एक रास्ता है कि अगर आडवाणी जी का निकला है यात्रा, अगर यात्रा में डिस्टर्बेंस होता है तो उसी आधार पर हम समर्थन वापस लेंगे। और उसके लिए उस बिजनेस घराना ने लालू प्रसाद जी से संपर्क साधा और उस बिजनेस घराना को ऑबलाइज करने के लिए इन्होंने आडवाणी जी का रथ रोका और उल्टे दावा किया कि हम तो सेकुलरिज्म के लिए आडवाणी जी का रथ रोक करके और हमने देश को बचा लिया, हमने ये किया। उसके पहले लालू जी का निजी लाभ का मामला था। क्या रिश्ता है उस बिजनेस घराने से वो लालू जी जानते होंगे या वो जानता होगा, नहीं तो भगवान जानते होंगे, लेकिन उसमें कहीं भी सेकुलरिज्म की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद जी ने नहीं किया। और अभी जब 1990 में सरकार इनकी बनी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर का दंगा हुआ था और दंगे में की जांच के लिए कांग्रेस की सरकार ने जांच कमीशन बैठाया था। 15 साल तक इनका राज रहा। ये बराबर बात करते रहे कि हम तो सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन 15 साल में उस भागलपुर दंगे की जांच की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होने दिया, चूँकि उसमें अधिकांश इनके समर्थकों का इन्वॉल्वमेंट था, संलिप्तता थी। और उसका मुख्य जो आरोपी उस समय था, जो अभी सजायाफ्ता है, कोर्ट से उसको दोषी ठहराया गया, कामेश्वर यादव, उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए रिपोर्ट नहीं पब्लिश करवाए। और जब उसके बाद न सिर्फ उतना किया बल्कि राबड़ी देवी की सरकार में उसी कामेश्वर यादव को सद्भावना का अवार्ड दिया। ये बात सामने आई है ना। तो स्वाभाविक है कि जो आम अकालियतों की हत्या में संलिप्त रहा हो उसको आप सम्मानित कीजिएगा, सरकार का अवार्ड दिलवाइएगा, तो क्या मैसेज जाएगा। दूसरा है, इसके बाद हाल में अभी आए थे हमारे अल्पसंख्यक जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने अपनी मीटिंगों में सार्वजनिक रूप से कहा कि किस बात के लालू यादव हितैषी हैं अकालियतों के और हमारे तुम्हारे। जब हमारे बीच का वह व्यक्ति शहाबुद्दीन पूर्व सांसद, वो इंतकाल उनका हुआ तो हम जब यूपी के थे हम कभी नहीं उनसे मिले थे, तो हमने जाकर कंधा दिया उनके जनाजे को। लेकिन जो शहाबुद्दीन लालू यादव को बिहार में सशक्त करने में पूरा योगदान दिए, उनके इंतकाल में उनके जनाजे में कोई मातम पुरसी करने के लिए भी लालू यादव जी के परिवार से नहीं गया। तो ये बात साफ तौर पर अकालियतों के बीच में गई है कि लालू यादव सिर्फ मतलब के यार हैं। लालू यादव को किसी समुदाय से लेना देना नहीं, किसी जाति से लेना देना नहीं। लालू यादव सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए हैं। इसलिए अल्पसंख्यकों के बीच में भी वह समर्थन उनका इस चुनाव में नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। उसका सीधा लाभ मिला है कांग्रेस को, और इसलिए कांग्रेस दोनों जगह मुख्य संघर्ष में कांग्रेस पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल तो तीसरे स्थान पर है दोनों जगहों पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा। इन्होंने साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि महागठबंधन अब एक नहीं है, महागठबंधन टूट चुका है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार प्रसार से कांग्रेस को फायदा हुआ है। क्या है पूरी खबर, ये आप अंत तक देखें और अपना कमेंट्स भी जरूर दें, ताकि आपकी बातों को भी एक बार फिर से सर के सामने हम उनसे पूछें। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन।